Good morning to all my students. Today we'll discuss the next topic, that is section 25 of Contract Act. देखिए, जब कॉन्ट्रैक्ट की हम बात करते हैं तो यदि इंग्लिश लॉ को देखें तो इंग्लिश लॉ में दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट, वन इज कॉन्ट्रैक्ट अंडर सील and second is simple contract. Simple contract means similar as it is in India, and contract under seal means the contract which are made by deeds, means which is in writing, signed, sealed, and delivered. They are known as contract under seal. Means contract made by deeds are known as contract under seal. जहां तक धारा 25 का प्रश्न है, जिसमें दिया गया है कि an agreement without consideration is void subject to certain exceptions, and three exceptions are given under this section, that if the contract is made without consideration, then they will be valid. General rule is that contract without consideration is void, but three exception is given under this section, that in if under then these three exceptions, under these three circumstances contract are made, they will be valid without consideration. So the exceptions are given, that first exception, contract made on account of love and affection between the near relatives, and it is made in writing and registered. Second exception, कि promise to compensate for past acts done voluntarily. And third exception, promise to pay time bar debt provided it is made in writing and signed. And then two explanations are given under this section. One is that this section, the provisions of this section will not affect the donor and donee in case of gift. And secondly, inadequacy of the consideration will not render the contract void if the consent is free. तो ये धारा पूरी 25। तो धारा 25 में जैसे मैंने कहा कि बिना प्रतिफल का करार शून्य होता है, और इस धारा में जो तीन अपवाद दिए गए हैं, उन तीन अपवादों में बिना प्रतिफल का करार वैध रहेगा। तो सामान्यतः बिना प्रतिफल का करार शून्य है, लेकिन यदि वो करार इन तीन अपवादों में से किसी के अधीन आता है तो करार वैध होगा। ठीक है ना। पहला है कि यदि किसी व्यक्ति ने प्रेम और स्नेह के कारण अपने नज़दीकी रिश्तेदार को कोई चीज या धन देता है बिना प्रतिफल के, और इसको लिखकर एवं रजिस्टर्ड करके देता है, तो ऐसा करार यद्यपि बिना प्रतिफल का है लेकिन वो वैध माना जाएगा। दूसरा ये है कि यदि किसी व्यक्ति ने किसी के साथ पूर्व में कोई कार्य किया है या कोई सेवा किया है, स्वेच्छा से सेवा किया है, कार्य किया है, और उसके बदले में बाद में यदि वचनदाता उसको उस देने का वचन देता है, तो ऐसा करार यद्यपि बिना प्रतिफल का है लेकिन वैध माना जाएगा। और तीसरा एक्सेप्शन है कि लिमिटेशन एक्ट है, परिसीमा अधिनियम है, जिसके अंतर्गत ये दिया गया है कि किसी भी सूट को फाइल करने के लिए कितना समय के अंतर्गत दायर किया जा सकता है। तो जहाँ तक ऋण वसूली की बात है, इसकी समय सीमा 3 साल है।
तो यदि इस 3 साल का समय बीत गया है, लोन टाइम बार हो चुका है, ऋण जो है कालातीत हो चुका है, और कालातीत हो जाने के बाद न्यायालय से उसे कोई रिमेडी नहीं मिलनी, लेकिन यदि कर्जदार लिखकर देता है, वचन देता है कि मैं ये कालातीत ऋण को पूरा चुकाऊंगा या आधा चुकाऊंगा, जो भी वो वचन देता है, ऐसा करता है, तो यद्यपि ये करार बिना प्रतिफल का है, लेकिन वैध माना जाएगा। दो इसमें जो वो दिए गए हैं, स्पष्टीकरण भी दिए गए हैं कि जहाँ तक दान का प्रश्न है, दान बिना प्रतिफल का ही किया जाता है। अतः धारा 25 के प्रावधान दान वाले करार को प्रभावित नहीं करेंगे। और दूसरा स्पष्टीकरण दिया गया है कि प्रतिफल की अपर्याप्तता संविदा को शून्य नहीं करेगी, बशर्ते सहमति स्वतंत्र हो। सम्मति स्वतंत्र हो तो प्रतिफल कितना भी अपर्याप्त क्यों ना हो, लेकिन संविदा वैध ही रहेगी, वो उसको शून्य नहीं करेगी। इसके कुछ उदाहरण दिए गए हैं कि ए ने बी को 10,000 रुपए दिया बिना किसी प्रतिफल के। ए ने बी को 10,000 दिया, लेकिन बी ने इसके बदले में ए को कुछ नहीं दिया, तो ये बिना प्रतिफल का हो गया। वचन के बदले में जो दिया जाता है उसको प्रतिफल कहते हैं। तो ए ने बी को 10,000 दिया, बी ने इसके बदले में ए को कुछ नहीं दिया, तो बिना प्रतिफल का करार हो गया। अतः ऐसा करार धारा 25 के अधीन शून्य है। एन एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वैलिड। बिना प्रतिफल का किया गया करार शून्य होता है। दूसरा उदाहरण एक्सेप्शन से इसके जो अपवाद हैं उसके आधार पर है कि ए अपने पुत्र बी को 1,000 रुपए देता है, इसलिए कि वो अपने पुत्र को बहुत प्यार करता है, प्रेम और स्नेह कारण 1,000 रुपए देता है, और लिख कर देता है, रजिस्टर्ड करके देता है। तो ये अपवाद 1 के अंतर्गत आता है कि इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड ऑन अकाउंट ऑफ लव एंड अफेक्शन बिटवीन द नियर रिलेटिव्स and it is given in writing and registered, then it is valid though it is without consideration। तो यद्यपि वो अपने पुत्र को देता है, प्रेम और स्नेह के कारण लिख कर देता है, तो यद्यपि ये करार बिना प्रतिफल का है तो भी वैध माना जाएगा। दूसरा इसमें दिया है प्रॉमिस टू कंपेंसेट फॉर पास्ट एक्ट्स डन वॉलंटरली। यदि किसी व्यक्ति ने किसी के साथ पूर्व में कोई कार्य किया है या सेवाएं प्रदान किया है और उसके बदले में देने का वचन दिया जाता है, तो ऐसा करार बिना प्रतिफल का भी वैध माना जाएगा। ऐसे उदाहरण दिया है इसमें से कि ए जो है रोड में जा रहा था, उसको एक पर्स मिली। पर्स में मान लिया कि 5,000 रुपए थे। ए ने जो है पर्स वाले को पता किया, उसमें कार्ड पड़ा हो जो भी हो कि किसकी पर्स है, और जाके देखा कि ये बी की पर्स है, तो ए जो है बी को पर्स लौटा देता है। बी ने इसके बदले में किसने मेरी पर्स लौटाई है, अतः वो खुश होकर उसको जो है 1,000 रुपए देने का वचन देता है। तो यद्यपि ये करार बिना प्रतिफल का है, लेकिन वैध। कारण कि प्रतिफल तो पहले दिया जा चुका था, पास्ट कंसिडरेशन था कि उसने पर्स पाई और लौटा दिया। अब जब बी वचन देता है जिसको पर्स लौटाई जाती है कि मैं तुम्हें 1,000 दूंगा, तो इस 1,000 रुपए देने के वचन के बदले में उसे कुछ नहीं दिया जा रहा है, ए नहीं कुछ दे रहा, बिना प्रतिफल का करार है। तो इफ द एग्रीमेंट इज मेड और प्रॉमिस इज मेड टू compensate for the past acts done voluntarily, though it is without consideration, the contract is valid। तो पूर्व में स्वेच्छा से किए गए कार्य के लिए यदि कोई व्यक्ति कुछ देने का वचन देता है
या उसके बदले में प्रतिकर देने का वचन देता है तो ऐसा करार वैध होगा। तीसरा है प्रॉमिस टू पे टाइम बार्डेड होली आर इन पार्ट एंड मेड इन राइटिंग एंड साइंड। यदि कोई व्यक्ति कालातीत ऋण को जिसकी समय सीमा समाप्त हो गई है, जिसे न्यायालय के द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है, तो कालातीत ऋण को देने का वचन देता है, लिख कर देता है, दस्तखत करके देता है, तो ऐसा करार वैध माना जाएगा। तो मान लिया ए ने बी को 10,000 रुपए दिया था लोन, और वो उसकी समय सीमा समाप्त हो गई, कालातीत हो गया। अब बी के पास 10,000 रुपए तो नहीं है, लेकिन टाइम बार हो चुका, उसकी वसूली ए नहीं कर सकता था। तो बी ये कहता है कि मेरे पास 10,000 नहीं, मैं आपको 5,000 रुपए दूंगा, ये वचन देता है, लिख कर देता है। तो ये एक तरह से नींव करार हो जाता है, और बी फिर 5,000 रुपए देने के लिए बाध्य है, और 5,000 रुपए वो देने के लिए उस पर बाध्यकर है, दायित्व के अधीन होगा। अब पहला पॉइंट हम लें कि नेचुरल लव एंड अफेक्शन। यदि संविदा किसी भी समुदाय में प्रेम, प्राकृतिक प्रेम और स्नेह के कारण कोई व्यक्ति किसी को कुछ देता है और दोनों पक्षकार एक दूसरे के नजदीकी रिश्तेदार हैं, प्रेम और स्नेह है, जो दिया गया है उसको लिखकर दिया गया है, रजिस्टर्ड करा के दिया गया है, तो यद्यपि ये करार बिना प्रतिफल का है लेकिन वैध माना जाएगा। रिश्तेदार का मतलब ये होता है कि रिश्तेदार किसको कहते हैं। रिश्तेदारी दो प्रकार से होती है, रिलेशनशिप बाय ब्लड एंड रिलेशनशिप बाय मैरिज। रिलेशनशिप बाय ब्लड एक मतलब खून का रिश्ता होता है कि किसी व्यक्ति की अपनी संतानें खून के रिश्ते हैं, अपने भाई बहन खून के रिश्ते हैं। तो एक तो रिश्तेदार वो होता है जो आपके खून के रिश्ते हैं, भाई बहन हो, संतानें हों, ये खून के रिश्ते हैं। और दूसरा है रिलेशनशिप बाय मैरिज, विवाह के द्वारा रिश्तेदारी। जैसे किसी व्यक्ति की शादी हुई, विवाह हुआ, तो विवाह के द्वारा वो पत्नी हो गई, अतः वो रिश्तेदार हो गई। तो ऐसी रिश्तेदारी विवाह के द्वारा, तो दो तरह की रिश्तेदारी होती है। तो इसमें इस अपवाद में दिया गया है कि दोनों पक्षकार एक दूसरे के नज़दीकी रिश्तेदार हों, दोनों में प्रेम स्नेह हो, और जो भी दे रहा है उसको लिख कर एवं रजिस्टर्ड करा के दे रहा है, तब यद्यपि यह करार बिना प्रतिफल का है लेकिन वैध माना जाएगा। एक केस था राजलखी देवी बनाम भूतनाथ मुखर्जी, 1899, कलकत्ता हाई कोर्ट का। इस केस में क्या था कि पति ने ये कहा कि मैं तुमको एक निश्चित धनराशि हर महीने तुम्हारे भरण पोषण के लिए देता रहूंगा, रहने एवं भरण पोषण के लिए देता रहूंगा। कुछ दिन तक उसने दिया, इसके बाद देना बंद कर दिया। तब पत्नी ने जो है इस राशि को पाने के लिए क्लेम किया, जो उसने लिखकर दिया था। तो पति ने ये लिखा था कि मेरी पत्नी अक्सर मुझसे लड़ती रहती है, तो मैंने कहा कि भाई तुम अलग रहो, मैं तुम्हारे भरण पोषण के लिए दूंगा, तुम लड़ाई ज़्यादा करती हो। तो ये उसमें लिखा था। तो जब पत्नी ने उसको पाने के लिए केस किया, तो न्यायालय ने कहा कि ये बिना प्रतिफल का करार है। यहाँ ये कानून ये कह रहा है कि यदि प्रेम और स्नेह के कारण लिखकर कुछ दिया गया है और नज़दीकी रिश्तेदार में, तब तो ऐसा करार वैध होगा, यद्यपि बिना प्रतिफल का है। लेकिन यहाँ इसमें लिखा है कि लड़ाई के कारण वो आपको देने को तैयार है। तो यदि वो लड़ाई या अनबन शब्द आ गया, तो यहाँ पर पति आपको जो है वो देने के लिए उत्तरदायी नहीं है। ऐसा करार जो है शून्य है, वैध नहीं माना जाएगा। इसी प्रकार एक केस और था, मनाली सिंघल वर्सेस रवि सिंघल, 1999, दिल्ली हाई कोर्ट का। इसमें क्या था कि पति ने अपनी पत्नी को कहा कि मैं तुमको हर महीने इतने रुपए भरण पोषण के लिए दूंगा, बाकी चीज़ें उसमें कुछ नहीं लिखी थी, इतना जो है हर महीने दूंगा।
तो न दिया हो या पति ने कुछ या गायब किया हो, तो पत्नी ने उसको पाने के लिए केस किया। तो न्यायालय ने कहा कि ये वैध करार है। न्यायालय ने कहा कि पति ने इसलिए देने के लिए किया था और ये फैमिली सेटलमेंट का एक अंग था कि परिवार में शांति बनी रहे। सो इफ ही हैज प्रॉमिस्ड टू गिव फॉर द फैमिली पीस, दिस एग्रीमेंट इज वैलिड। दिल्ली हाई कोर्ट held that such agreement are valid under section 25 clause 1। दूसरा क्लाज इसमें यह है कि पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज, ए प्रॉमिस टू पे फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज इज बाइंडिंग। सर्विस शुड बी वॉलंटरी एंड फॉर द प्रॉमिजर। ये कंडीशंस है कि भूतकाल में की गई स्वैच्छिक सेवाओं के बदले में यदि कोई व्यक्ति कुछ देने का वचन देता है, प्रतिकर देने का वचन देता है, तो यद्यपि बिना प्रतिफल का है, लेकिन ऐसा करार वैध माना जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि एक केस में क्या था जिसका नाम करमचंद वर्सेस बसंत कौर था, 1911 का पंजाब हाई कोर्ट का था, कि ए प्रॉमिस मेड आफ्टर अटेनिंग मेजॉरिटी टू पे फॉर द गुड्स सप्लाइड ड्यूरिंग द माइनॉरिटी हैज बीन हेल्ड विद इन सेक्शन 25। कि यदि किसी व्यक्ति ने किसी नाबालिग को उसकी अवयस्कता के दौरान कुछ सामान सप्लाई किया है और नाबालिग जब वो बालिग हो जाता है, वयस्क हो जाता है, तब वो कुछ देने का वचन देता है, तो इस केस में न्यायालय ने कहा कि ये इस अपवाद के अंतर्गत आता है और ऐसा करार वैध है यद्यपि बिना प्रतिफल का। देखिए, आप देखे होंगे कि धारा 11 ये कहती है कि माइनर्स एग्रीमेंट इज वाइड एब इनिशियो। अवैध के द्वारा किया गया करार प्रारंभ से ही शून्य होता है। तो ये बात इस केस में उठ सकती है कि यदि वो नाबालिग था तो उसके द्वारा जो कहा जा रहा है कि मैं उसके बदले में दूंगा, तो इससे शून्य होना चाहिए। लेकिन यहाँ न्यायालय ने ये कहा कि यहाँ ये धारा 11 अट्रैक्ट नहीं हो रही, ठीक है ना। उन्होंने कहा कि भाई उसकी अवयस्कता के दौरान नाबालिग जब था उस समय यदि वो सामान देता रहा, जब वो वयस्क हो गया, 18 साल के ऊपर हो गया, तब वो कुछ देने का यदि वचन देता है तो धारा 25(2) के अंतर्गत आएगा और ऐसा करार वैध है, इसे लागू किया जाना चाहिए, ठीक है ना। इसी प्रकार से एक और केस था सिंधा श्री गणपत सिंह जी वर्सेस अब्राहम, 1896 बॉम्बे हाई कोर्ट का, कि एक व्यक्ति किसी नाबालिग को सामान सप्लाई करता था, अन्य चीजें उसके भरण पोषण के लिए देता था, और जब वो वयस्क हो गया 18 साल के ऊपर, तब भी वो लगातार देता रहा। जब ये देता रहा तो जब वो वयस्क हो गया था तो उसने कहा कि आप मुझे, मैं जब नाबालिग था तब से दे रहे हैं, अतः मैं इसके बदले आपको ये दूंगा। तो इस करार को भी वैध माना गया। यद्यपि धारा 11 जो है इसमें बाधा आ रही थी, पर न्यायालय ने कहा कि नहीं, इस केस के फैक्ट ऐसे हैं जो धारा 25 क्लास 2 के अंतर्गत ही आते हैं, तो यहाँ पर भी इसको वैध माना गया। तीसरा क्लाज है इसमें कि प्रॉमिस टू पे टाइम बार्डेड, कालातीत ऋण को भुगतान करने का वचन देना और लिख कर और दस्तखत करके देना, ठीक है ना। तो प्रॉमिस टू पे टाइम बार्डेड wholly or in part is enforceable provided it is given in writing and signed by the promisor। ये है इसमें से एक केस इसमें था कि राम कृष्णन वर्सेस गंगाधरन नायर, 2007 केरला हाई कोर्ट का। इस केस में क्या था कि एक ऋण कालातीत हो चुका था, टाइम बार था, अर्थात न्यायालय के द्वारा उसे वसूला नहीं जा सकता था, लागू नहीं कराया जा सकता था, टाइम बार डेट था। लेकिन ऋणी ने जो है ऋणदाता को ये कहा कि मैं आपका एक कर्ज देना चाहता हूँ, और उसने एक चेक जो है दस्तखत करके और ऋण की रकम लिखकर ऋणदाता को दे दिया, मनी लेंडर को दे दिया। इसके बाद वो चेक डिसऑनर हो गया। अब इस केस में ये प्रश्न उठा कि
whether provisions of section 138 of negotiable instrument act will be applied or not, कि कालातीत ऋण के देने के लिए चेक था। चेक उसने जो है मनी लेंडर को दिया, मनी लेंडर ने वो चेक लिया, चेक जो है बैंक में जमा किया तो डिसऑनर हो गया, उतनी रकम नहीं थी, और जब रकम नहीं थी तब उसने केस किया इस ऋण की वसूली के लिए। चेक देने वाले का यह कहना था कि चूंकि ये कालातीत ऋण था, मैं इसका देने के लिए बाध्य नहीं हूं, अतः नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की धारा 138 के अधीन जो है केस नहीं आना चाहिए, इसमें चैलेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन न्यायालय ने कहा कि धारा 25 की क्लास 3 ये कहता है कि यदि किसी व्यक्ति ने कालातीत को ऋण को देने का वचन दिया है और लिख कर दिया है, दस्तखत करके दिया है, तो एक तरह से ये नया कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, और जब ये नया कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो नई लाइबिलिटीज हो गई। तो जब लाइबिलिटीज हो गई और उस लाइबिलिटी को पूरा करने के लिए आपने जो चेक दिया था और चेक डिसऑनर होता है, तो डिसऑनरिंग ऑफ चेक, व्हेन द चेक इज डिसऑनर्ड, द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 138 ऑफ एनआई एक्ट आर अट्रैक्टेड, अर्थात ये कार्रवाई धारा 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत जो की जा रही है वो वैध है, इसमें ऐसा जो है कोई प्रतिबंध नहीं है। इसके बाद गिफ्ट के लिए भी दिया है इसमें एक्सप्लेनेशन धारा 25 में से कि इफ द गिफ्ट ऑफ मूवेबल्स इज मेड इट इज डिलीवर्ड टू हिम, इफ द गिफ्ट ऑफ इमूवेबल्स आर मेड इट इज गिवन बाय रजिस्ट्रेशन, इट इज रजिस्टर्ड। ठीक है ना, इसके द्वारा दिया जाता। गिफ्ट मीन्स गिफ्ट इज गिवन विदाउट कंसिडरेशन, देन ओनली इट इज वैलिड। इफ देर इज ए कंसिडरेशन इन गिफ्ट देन इट इज नॉट वैलिड। तो धारा 25 से कहती है कि सेक्शन 25 विल नॉट अफेक्ट द ट्रांजेक्शन मेड बाय वे ऑफ गिफ्ट, दान के केसों में धारा लागू नहीं होगी। और दूसरी बात यह है कि इनएडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन will not render the contract as void provided consent should be free। यदि प्रतिफल की अपर्याप्तता है तो प्रतिफल की अपर्याप्तता के कारण कोई भी करार शून्य नहीं होगा यदि दोनों पक्षकारों में सम्मति स्वतंत्र है। जैसे मान लिया ए ने कहा, ए ने बी से कहा, ए जो है बी से प्रस्ताव करता है कि 1,00,000 की कार जो है 1,000 रुपए में देने के लिए बी से प्रस्ताव करता है, 1,00,000 की कार 1,000 रुपए में देने में बी से प्रस्ताव करता है, और बी जो है उसको 1,000 रुपए में खरीदने के लिए स्वीकृत देते हैं, तो करार हो गया। लेकिन यदि इसको चैलेंज किया जा सकता है न्यायालय में, तो न्यायालय ये पहले फाइंड आउट करेगा कि जो व्यक्ति 1,00,000 की कार 1,000 में बेच रहा है, क्या उसकी सम्मति स्वतंत्र थी या नहीं थी। यदि सम्मति स्वतंत्र है तो करार वैध है, यदि सम्मति स्वतंत्र नहीं है तो करार वैध नहीं है। तो इनएडिक्वेसी ऑफ द कंसिडरेशन विल नॉट रेंडर द कॉन्ट्रैक्ट वाइड प्रोवाइडेड द फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज मस्ट बी देयर। इस प्रकार से ये आज का टॉपिक धारा 25 यहीं पर पूरा हुआ। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।